नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 विषयों पर बात करेंगे आज। एक, पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। अब ये 58 लाख कोई छोटी फिगर तो है नहीं। एसआईआर के बाद जो चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट सूची जारी की है, उसके अनुसार 58 लाख नाम या तो फेक पाए गए, या इस दुनिया में नहीं है, या वो पश्चिम बंगाल छोड़ कर के या अपने मूल निवास स्थान को छोड़ कर के कहीं दूसरी जगह गमन कर गए। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी और कुछ दूसरे देशों के नागरिक भाग खड़े हुए, जब ममता बनर्जी ने कहा कि ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये तो एनआरसी हो रही है। 58 लाख नाम तो कटे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक ऑर्डर किया है और ये कहा है कि 1 करोड़ 72 लाख जो मतदाता हैं, जो ड्राफ्ट सूची में भी हैं, उनकी जांच कराई जाए फिर से। क्योंकि ये शिकायतें बीच में आ रही थी कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपनी टेबल लगा करके, अपनी चेयर डाल करके, अपने कंप्यूटर लगा करके खुद एक तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को हाईजैक करके बैठ गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक बड़ा हस्तक्षेप टीएमसी की तरफ से हुआ हो, और सरकार चूंकि ममता बनर्जी की है तो उनको रोकने टोकने वाला कौन है? यानी मशीनरी अपनी है। तो करीब 1 करोड़ 71 लाख के आसपास मतदाता, जिनको संदिग्ध मान करके चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं, इस पर अगर ठीक से जांच पड़ताल हो गई तो वहां पर और ज्यादा मतदाता मतदाता सूची से गायब हो जाएंगे। दूसरा विषय जिस पर हम बात करेंगे, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस को टेक ओवर करने जा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर उन्हीं से जाकर के मिल रहे हैं, जिस तरह वो लोकसभा में अलग अलग विषयों पर अब लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं, भाषण देती हुई दिखाई दे रही हैं, और राहुल गांधी के पास तो समय ही नहीं है देश में रहने का, और नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व हैं उनको पूर्ण करने का। तो भले ही प्रियंका वाड्रा वैधानिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष ना हो, पर कांग्रेस संसदीय दल को वो लीड करती हुई तो दिखाई दे ही रही हैं। क्या ये परिवार का फैसला है कि राहुल गांधी को जो करना है वो करे, जहां घूमना है जाएं, यानी विदेशों में रहना है तो विदेशों में रहें? अब बहुत हो गया। अब बहुत हार का कलंक जो है वो कांग्रेस के माथे पर चस्पा हो चुका। अब एक सेकंड थॉट कि प्रियंका को आगे बढ़ाया जाए, और अगर समय रहा तो एक विषय और लेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल से। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत जी स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। तो आज ठंड बढ़ गई है लखनऊ में। जी जी। वीरेंद्र जी, बंगाल में 58 लाख नाम कट गए हैं। 1 करोड़ 71 लाख संदिग्ध मतदाताओं की फिर से विवेचना और जांच करने के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं। ये कितनी बड़ी घटना है। बिहार में 69 लाख कटे थे, 21 लाख नए जुड़े भी थे। यानी करीब करीब हम मान करके चलें, नए जो जुड़े हैं उनको अगर समाहित कर लें
तो फिर भी बड़ी संख्या में वहां भी मतदाताओं के नाम कटे थे, जिनको हम फेक कह सकते हैं। और इन्हीं फेक मतदाताओं के बल पर पॉलिटिकल पार्टियां खेल करती रही हैं। अगर कोई दुनिया में नहीं है, उनके नाम है, उनकी जगह किसी दूसरे को वोट डालने के लिए खड़ा कर दो। अगर कोई घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला गया है, उसकी जगह वोट डलवा दो किसी को खड़े करके। इस तरह के खेल बंद करने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया ये हुई है। तो बंगाल के संदर्भ में ये छोटी फिगर नहीं है, 58 लाख। जी। देखिए, एक बात तो जो अभी तक किसी ने पता नहीं क्यों नहीं कही है कि सरकार ने भी कहा है और अपोजिशन ने खैर नहीं कहा है कि ये एसआईआर देश में 10वीं बार हो रहा है। पिछली बार 2004 में हुआ था। तो ऐसा क्या है कि इस बार एसआईआर को लेके इतना विवाद खड़ा हो गया है और अब तक पिछले 9 बार में कभी विवाद क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब इसके पहले जो एसआईआर हुई थी वो केवल उसमें औपचारिकता पर जो है खाना पूरी की गई थी, केवल फॉर्मेलिटी निपटाई गई थी। और दूसरी बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कही कि 2010 में जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी क्षेत्र में मतदाता सूची में एक भी नाम नहीं काटा जाएगा। यानी इसका मतलब देश में 1 आध करोड़ लोग जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है, उनकी संख्या भी कई करोड़ में है। और चुनाव आयोग ने जो जो कदम उठाया है बंगाल में, वो केवल इसलिए उठाया है कि चुनाव आयोग किसी विवाद में नहीं आना चाहता था। और जैसे उसने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया दिसंबर 11 को समाप्त हो रही थी, उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया, दिसंबर 25 तक। बंगाल में भी 5 दिन के लिए बढ़ाया, आज तक के लिए। तो इलेक्शन कमीशन यही काम वहां भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन इसको को कोई पहले से पता था कि ये काम एक फेज में, एक चरण में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने 1 करोड़ से 1,71,00,000 ऐसे वोट आइडेंटिफाई किए हैं जो संदिग्ध हैं। और ये खबरें खुलेआम और ये खबरें पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में तैर रही थी कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहां पे पूरा एसआईआर की प्रोसेस को टीएमसी काडर ने टेक ओवर कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था और मनमानी कर रहे थे। लेकिन उनको ये शायद ध्यान नहीं रहा कि अंतिम निर्णय तो आयोग को लेना है ना। आपने एसआईआर फॉर्म भर के दे दिया और सारे फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिए। अकेले यूपी में रायबरेली से जो है 52 लाख से अधिक जो है फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो सब पकड़े जा रहे हैं। और उसमें बहुत लोग ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन सारे प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग ने जो आज निर्णय लिया है, उससे साफ स्पष्ट है कि अभी जो बंगाल में पकड़ में आया है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो हिमखंड जो जो समुद्र में डूबा होता है, वो अगर 10 फीट ऊपर दिखता है तो उसका 10 गुना समुद्र के अंदर होता है। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और ये तय है कि अब इस मामले में असली विवाद शुरू होगा। अब ममता बनर्जी जो अब तक कह रही थी कि एसआईआर की जो प्रोसेस है, वो केंद्र सरकार में अमित शाह ने इसलिए शुरू कराई है ताकि ममता बनर्जी का चुनाव आयोग से टकराव हो सके और ये माहौल बन सके कि कि ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक मशीनरी से कार्य करना यहाँ संभव नहीं है और लिहाजा यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का आधार तैयार किया जा सके। ऐसा ममता बनर्जी कहती रही हैं और जो वो बार-बार कहती हैं कि ये एसआईआर नहीं है, ये बैकडोर से एनआरसी है, तो वो इस बात को कोई उनका ये तर्क ये बताता है कि भारत में और विशेषकर पश्चिम बंगाल में एनआरसी कितना आवश्यक है। वहाँ एनआरसी जो है सबसे एसआईआर के साथ-साथ वहाँ पे एनआरसी भी होना चाहिए। ये 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 उनके तर्कों से स्वयं स्पष्ट होता है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये जो पौने 2 करोड़ के आसपास जो नाम वोटर लिस्ट में है, वो आयोग ने उनको डाउटफुल पाया है। तो जब इसमें एक-एक की पड़ताल होगी तो ज़ाहिर है कि वो प्रक्रिया बदलेगी और जो उसमें टीम इन्वॉल्व होगी बीएलओ की, वो भी बदलेगी। और ये भी संभव है और जैसा चुनाव आयोग ने किया भी है, वहाँ पे कुछ अन्य राज्यों से कुछ अन्य ऑब्जर्वर को, प्रेक्षकों को भेजा जाए
ताकि वो सुपरवाइज करें ये कि ये जो है अब दोबारा इसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और वो गड़बड़ी जो और अब जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, उनको एक बात का ख्याल रखना, ये वो बात भूल गए कि अब जमाना जो है मैनुअल नहीं है, अब जमाना सब डिजिटल है। और जब आप जो है आधार कार्ड देते हैं या और अपने आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ आप देते हैं, तो तमाम चीजें ऐसे तरीके हैं एआई के जरिए उनको वेरीफाई किया जा सकता है कि इन प्रमाण पत्रों का ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आप दे रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकले हैं, तो वो सब पकड़ में आ जाते हैं। और ये सब जो ऑटोमेटिकली होता रहता है और ये एआई के जरिए हो रहा है ये। तो अगर जो है आज जो है लास्ट डे था एसआईआर का और चुनाव आयोग ने इसको आज पकड़ लिया है, तो इसका मतलब ये, और आज ही चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ऐसा है, तो इसका मतलब जो है ये कंकरेंट प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन चुनाव आयोग में चल रही थी कि इनको जो है हमसे हम दोबारा चेक कराएंगे। और ये अब मुझे नहीं मालूम अब कि चुनाव आयोग का जो ये आदेश है ये 2.25 करोड़ वोटर्स के बारे में, इसके बारे में ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन आया है। आएगा जरूर और बहुत हॉस्टाइल रिएक्शन आएगा। और ममता बनर्जी को ये मालूम है कि अगर इसमें भी जो है 50 लाख 1 करोड़ वोटर अगर फर्जी निकल गए तो उनका सत्ता में वापसी उनकी लगभग असंभव हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो छोड़ के भाग गए हैं पश्चिम बंगाल, और वो चले गए हैं बांग्लादेश। तो अब ये चुनाव आयोग ने ये डाटा नहीं दिया है आज कि कितने फॉर्म वापस नहीं लौटे। ये डाटा आया क्या सर वहां पे बंगाल से? नहीं, अभी डिटेल उतनी नहीं आई है, लेकिन कुल हाँ, मिलाकर के 58 लाख वोट कटे हैं, ये आ गया है। नहीं 58 लाख में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं किया फॉर्म बीएलओ से लेने के बाद, और या जो लोग भाग गए हैं बांग्लादेश, उसमें ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म लिया ही नहीं होगा। हाँ, वो अगर जी, फॉर्म लेने वाले होते और भरने वाले होते तो भागते क्यों? हाँ, वो तो भागे ही जी, इसलिए। हाँ, तो ये एक बंगाल में अभी एंड नहीं हुआ है, अभी मामला शुरू हुआ है। अब एक तो शुरू हुआ है बंगाल में खेल। हाँ, ड्राफ्ट जो है वो प्रकाशित हुआ है, सामने आया है। मुझे लगता है कि अब जो इसकी जांच पड़ताल होगी 1 करोड़ हम्म, 71 लाख मतदाताओं की, इसमें असली खेल पकड़ में आएगा और सामने आएगा। क्योंकि शुरू से ही ये बात आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में तो 1.5-2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे। इनमें घुसपैठिए भी हैं, विदेशी भी हैं, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बंगाल छोड़ कर के कहीं और चले गए हैं, ऐसे भी हैं जिनके 2 जगह मतदाता हैं, नाम मतदाता सूची में नाम हैं। तो ये प्रक्रिया अब शुरू होगी और अब वहाँ झगड़े-टंटे शुरू होंगे। जिसकी आशंका ममता बनर्जी जता रही थी, अगर उस दिशा में ये मामला बढ़ता है, यानी कन्फ्रंटेशन बढ़ता है, वहाँ पर आमने-सामने की स्थितियाँ आती हैं, चुनाव आयोग के लोगों को काम नहीं करने दिया जाता। कई जिलों में वहाँ पर अलग से आईएएस ऑफिसर भेजे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो जिनका विरोध भी हुआ है वहाँ पर कि इनको क्यों भेजा जा रहा है, ऑलरेडी वहाँ पर सक्षम अधिकारी हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि मदद के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि बंगाल में टकराव की स्थिति बनेगी। देखिए ममता बनर्जी तो अंतिम समय तक ये कोशिश करेंगी कि चुनाव आयोग से सीधे टकराव की स्थिति न बने, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अब ये विकल्प उपलब्ध नहीं है कि वो बीजेपी पे हमला करना शुरू कर दें। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में जो आदेश जारी किया था जून 2025 में, उसके बाद जुलाई में रिट फाइल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलते लगभग 6 महीने हो गए हैं। और बिहार का चुनाव भी इस बीच में संपन्न हो गया है, 14 नवंबर को वहां परिणाम भी आ गए हैं, नई सरकार भी बन गई है। और जब चुनाव आयोग ने अन्य 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के आदेश दिए थे, तो उसके बाद तमिलनाडु की सरकार चली गई, अब भी ने भी रिट फाइल कर दी है। और तमिलनाडु और ये बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी गई है, और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी गई है।
तो ममता बनर्जी ये तो अब जो है, और अभी तक 6 महीने की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो अपोजिशन है, इंडिया अलायंस है, इसके सारे तर्क अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तर्क इसके खत्म हो चुके हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है। और अब तक केवल एक ही बात सामने आई आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इंटरिम आदेश दिया था कि आधार कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये स्पष्ट कर दिया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो अब इसके बाद जो है, और तो अब ममता बनर्जी को अपने ऑप्शंस वे करने होंगे, अपने सारे विकल्पों को तौल के देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन से अगर हमारा सीधा टकराव होगा, तो ये टकराव केवल चुनाव आयोग से नहीं होगा, ये टकराव सुप्रीम कोर्ट से भी होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक एसआईआर को लेकर के कोई भी अंतरिम आदेश देने से साफ इनकार किया है। हालांकि कोशिश बहुत की गई है, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। हम्म, हम्म। ये जो 24 लाख जो जो मृत वोटर हैं, मुझे ये भी संख्या बहुत कम लगती है। और ये 12 लाख जो लापता हैं, ये शायद वो हैं जो भाग गए बांग्लादेश। हम्म। तो खैर चलिए, हाँ ये बात है कि अब जो है समय शुरू हुआ है क्लेम देन ऑब्जेक्शन का, दावा और आपत्ति का। और ये दावा और आपत्ति की जो प्रक्रिया है, ये अभी चलेगी दिसंबर 31 तक। और एसआईआर का, और इसके बाद जो एसआईआर का दूसरा फेज की जो बात कही जा रही है फरवरी में, और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। तो इसका मतलब ये कि अभी चुनाव आयोग के पास पर्याप्त समय है, वो उसकी पूरी पड़ताल कर सकता है। और इसका मतलब अब जो है केवल, और अब जो एसआईआर फेज, अब ये काम जो होगा, ये केवल 1,72,00,000 जो संदिग्ध पाए गए हैं वोटर, केवल उन्हीं का होगा। आपको आवाज आ रही है? चौधरी साहब, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। 1 मिनट जरा अच्छा, मैं ठीक ठीक, जी जी दर्शकों को जानकारी दे दूं। जी जो जी। जो नाम हटे हैं 58 लाख, इनमें से 24,16,00,000 मृत हम्म हैं। 19,88,076 हम्म वोट है जो दूसरी जगह चले गए हैं। 12,20,000 लापता हैं। 1 लाख यानी 12,20,000 लापता हैं, उनका कोई पता सता नहीं है। 1,38,000 वोटर डुप्लीकेट या फर्जी हैं और 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाने के प्रस्ताव में है। जिनका नाम हटाया गया है वो फॉर्म 6 भरकर दस्तावेजों के साथ दावा भी कर सकते हैं। तो ये एक फिगर आई है। बहुत डिटेल जानकारी अभी भी अपेक्षित है कि चुनाव आयोग हम्म देगा। इसमें जो आप कह रहे थे कि कितनों ने फॉर्म वापस ही जमा नहीं किए हैं, वो फिगर भी आ जाएगी। पर एक 12 लाख है जो गायब हैं। हम्म ये 12 लाख वो भी हो सकते हैं जिन्होंने एसआईआर फॉर्म ले तो लिया, वापस नहीं किया। हम्म चलिए अब हम्म दूसरे विषय पर आगे बढ़ते हैं। विषय ये है कि अगर किसी राष्ट्रीय परियोजना का नाम बदला गया है, अगर उसका आकार बढ़ाया गया है, पहले 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन कर दी गई है, और उसको अगर विकसित भारत तक यानी 2047 तक चलाने का संकल्प हुआ है, एक रोड मैप लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाया जाए, ग्राम वासियों को सशक्त बनाया जाए, मजदूरों को काम दिया जाए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब तक उस योजना का नाम मनरेगा है यानी महात्मा गांधी के नाम से है, तब तक ठीक है। अगर उसका कुछ और नाम कर दिया है या राम के नाम पर उसको रखा गया है या राम का नाम उसमें बन गया है जो शब्द आए हैं, तो इससे कांग्रेस को या दूसरे दलों को क्यों आपत्ति होनी चाहिए भट्ट साहब? ये राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, एक तो कांग्रेस को हमेशा एक ऐसे मुद्दे की तलाश होती है कि जहां वो भारतीय जनता पार्टी को गांधी विरोधी सिद्ध कर सके।
और उनको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है जब वो बीजेपी को, आरएसएस को गोडसे वाली पार्टी बताते हैं। ये काम वो पिछले 17 साल से कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के वास्ते लगातार ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने कभी और ये जो मनरेगा स्कीम है, ये 2005 में जब मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार थी, तब ये शुरू हुई थी। और लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि ग्रामीण रोजगार योजना देश में 1952 से चल रही है। और जब 52 में शुरू हुई थी तब इसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके बाद 60-61 में इसका नाम हो गया रूरल मैन पावर प्रोग्राम। फिर 71-72 में इसका नाम हो गया क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। और और उसके बाद 77 और 78 में इसका नाम हो गया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और 1980 में इसका नाम हो गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एनआरईपी। और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1986 में, तब इसका नाम हो गया जेआरवाई, जवाहर रोजगार योजना। और उसके पहले 1983 में एक स्कीम चल रही थी, आरएलईजीपी, रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो 86 में इस योजना को और एनआरईपी को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना आई थी। और इस योजना को जब अटल जी की सरकार थी, इसको रीनेम किया गया था। इसका नाम रखा गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और यही अंत में जाकर के ये नरेगा एक्ट बना। तो अब तक तो नरेगा की पूर्व सारी योजनाओं में केवल नरेगा में केवल एक अंतर ये है कि इसके लिए संसद से बाकायदे अधिनियम पास कराया गया, एक्ट दिया गया और कहा कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट का अधिकार दे रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों को से मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग कोई भी तैयारी नहीं करते हैं, संसद में चले आते हैं और इनके पास बोलने को, सरकार के उससे सवाल करने को, सरकार पे हमला करने को कोई सामग्री नहीं होती है। इस योजना में इतनी अच्छी बात यह है कि जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उसको इस योजना में मर्ज कर दिया गया है। और अब ये जो है ये और कांग्रेस की जो नीति है, जो समाजवादियों की नीति है, ये सारी कल्याणकारी योजनाएं केवल रेवड़ी बांटने के अंदाज में चलाते हैं कि हम अन्नदाता हैं, हमको वोट देते रहो, हमारे पैरों में गिरे रहो, हम तुमको ऐसे ही हम रेवड़ी बांटते रहेंगे। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं, वो सारी की सारी वन टाइम योजनाएं हैं। यानी आवास वन टाइम योजना है, घर में पानी कनेक्शन वन टाइम योजना है, शौचालय वन टाइम योजना है, और फ्री बिजली कनेक्शन वन टाइम योजना है, एलपीजी कनेक्शन फ्री वन टाइम योजना है। केवल जो एग्जिस्टिंग योजनाओं को मर्ज करके एक नई योजना शुरू की गई है, पीएम किसान सम्मान योजना, उसमें भी कोई नया एक्सपेंडिचर नहीं है। जो फ्री में फ्रूट ग्रेन मिल रहा है, वो भी कोई नई योजना नहीं है। जितना एक्सपेंडिचर पहले हो रहा था उतना अभी भी हो रहा है। केवल जो एफसीआई जो इश्यू प्राइस लेता है स्टेट गवर्नमेंट से, यानी ये 3,000 रुपए पर टन जो लेता है एफसीआई, केवल वो पैसा नहीं ले रहा है, इसलिए गेहूं और चावल फ्री मिल रहा है। और ये पैसा साल में मुश्किल से होता है 30,000 करोड़ रुपया। तो जी क्योंकि जी। एफसीआई बढ़ गया है और वेस्टेज कम हो गया है, तो वो खर्चा वहां बराबर हो गया। तो कांग्रेस का जो इस योजना का जो विरोध है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी विरोधी साबित करना है। और दूसरे, एसआईआर का मामला है, तो बीजेपी दलित, पिछड़े और मुसलमानों का नाम कटवाना चाहती है। नहीं, बीजेपी क्या क्या कि भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी के नाम पर वोट मिलते हैं क्या? या कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि महात्मा गांधी अभी भी इतने रिलीवेंट हैं कि अगर किसी और ने नाम हटा दिया या रख दिया सर तो उससे देखिए, कोई बड़ा असर यहाँ पड़ पे जाए? यहाँ पे विषय यहाँ विषय महात्मा गांधी है ही नहीं। यहाँ पे महात्मा गांधी को नाम लेकर के ये एंटी बीजेपी एजेंडा चला रही है, महात्मा गांधी का नाम लेकर के। यहाँ पे एजेंडा ये है कि अगर केंद्र सरकार 10 साल से जो सबका साथ सबका विकास को लेके जो योजनाएं चला रही है, अगर 12 करोड़ लोगों को अगर एलपीजी कनेक्शन दिया है, 4 करोड़ लोगों को आवास दिया है, उसी के आधार पर तो पीएम मोदी कहते हैं कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं। तो जब गरीबी की रेखा के ऊपर इतने लोग आ गए हैं, तो क्या ये रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को रीओरिएंट और रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नहीं है?
यही क्या काम केंद्र सरकार ने किया है, इस योजना को पहले से ज्यादा प्रभावी बनाया है और राज्यों को बराबर का भागीदार बनाया है, राज्यों को बनाया है स्टेक होल्डर कि अब तक जो है मनरेगा तक 100% पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि केवल 60% हम देंगे, 40% अब राज्यों को देना पड़ेगा। तो जब राज्य पैसा अपना लगाएंगे तो वो भी ये चाहेंगे, जो वहां रूलिंग पार्टी होगी वो भी ये चाहेगी कि उसको भी जो है इस योजना का लाभ मिले और वो भी पूरा प्रयास करेंगे कि इस योजना में करप्शन ना हो, इस योजना में कोई बेईमानी ना हो और योजना का लाभ जो है लोगों तक पहुंचे ताकि उनको भी इसका पॉलिटिकल लाभ मिले। तो तो ये जो है ये बड़ी अजीब स्थिति है। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस के लोग तैयारी करके आएंगे और सरकार को घेरेंगे और सरकार को बताए इससे कहेंगे कि जरा बताइए कि भाई जो आपने जो ये जो चेंजेस किए हैं और ये जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन को जो इसमें मर्ज किया है, इससे भारत के ग्रामीण ग्रामवासियों को क्या लाभ होगा, पहले क्या लाभ हो रहा था, क्या कम हो गया है, बढ़ गया है, कुछ नहीं। केवल जो है बस केवल जो है वही चीप राजनीति कि बीजेपी गांधी के हत्यारे हैं, गोडसे के चेले हैं, गांधी विरोधी हैं। तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि कोई तैयारी नहीं थी कांग्रेस की ओर से और जो है अब चलते और हल्के चलते तरीके से उन्होंने एक टिप्पणी जरा प्रियंका वाड्रा पर भी, क्योंकि राहुल गांधी तो आजकल देश से बाहर ज्यादा रहने लगे हैं। भले ही नेता प्रतिपक्ष हैं, भले ही शीतकालीन सत्र चल रहा हो, भले ही विधेयक पेश किए जा रहे हों, उनको पारित कराने की कोशिश हो रही हो सरकार की तरफ से, वो तो है नहीं। तो उनकी बहन जी मोर्चा संभाल रही हैं। प्रशांत किशोर भी गुपचुप तरीके से आकर के प्रियंका वाड्रा से मिलकर के चले जाते हैं। तो क्या प्रियंका टेक ओवर करने जा रही है राहुल गांधी के एब्सेंस देखिए में? ऐसा है, ये प्रशांत किशोर पांडे और ये लालू के बेटे तेजस्वी यादव और ये अरविंद केजरीवाल और ये प्रियंका, ये सारे के सारे क्रिश्चियन हैं, आपको पता ही होगा। और क्रिप्टो क्रिश्चियन, ये जो पीके की पत्नी भी क्रिश्चियन है, तेजस्वी की पत्नी भी क्रिश्चियन है, केजरीवाल भी ईसाई हो चुका है और प्रियंका तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है ही। अब सवाल केवल ये है कि जिन विदेशी शक्तियों के सहारे पर और जिन विदेशी शक्तियों के पैसे पर राहुल गांधी देश के अंदर जो राष्ट्र विरोधी एजेंडा चला रहे हैं पिछले 11.5 साल से, क्या क्या वो किसको नियंत्रित कर रहा है? विदेशी ताकतें राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को? तो जो विदेशी ताकतों जो फॉरेन पावर्स का जो क्लाउड है वो किसके पीछे है? राहुल के पीछे है या प्रियंका के पीछे है या सोनिया गांधी का भी उन पर नियंत्रण? इस पे तय होगा कि पार्टी के ऊपर किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। अगर जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी और जो यूएस डीप स्टेट है और जो यूरोपियन पावर्स हैं जो अब तक जो है कांग्रेस को वो कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही है कि देश में केजरीवाल तो कहीं मोदी मुझे ईसाई प्रैक्टिस करते हुए दिखाई नहीं दिए आज तक। केजरीवाल के सर बारे में देखिए आपने? केजरीवाल को हल्के में मत लीजिए। ये भी यूएस डीप स्टेट का सबसे बड़ा आदमी है इंडिया में, ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं, लेकिन ये लेकिन ये उन्होंने ईसाई धर्म की कहाँ प्रैक्टिस की नहीं, है? नहीं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब ही है कि छुप के रहो, अपनी अपनी जो है नई क्रिश्चियन पहचान को छुपा के रखो। इनका धर्म ही यही है। जो वो जैसे जगन्नाथ रेड्डी था आपका आंध्रा का मुख्यमंत्री, वो तो खुलेआम क्रिश्चियन हो गया था। डीएमके का जो है आपका जो स्टालिन है उसका बेटा, ये सारे क्रिप्टो क्रिश्चियन है। और चर्च के इशारे पर ही तो जो है मदुरई में जो दीपदान का कार्यक्रम था, ये दौड़े चले आए सुप्रीम कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अभी इम्पीचमेंट का जो है इन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया। तो ये फॉरेन पावर इसी तरीके से सक्रिय होती हैं। तो फॉरेन पावर जो कांग्रेस को बैक कर रही हैं, वो किसके साथ रहेंगी? राहुल के साथ, प्रियंका के साथ या सोनिया गांधी के साथ? ये इस पे तय करेगा ये तय करेगा कि कांग्रेस कब स्प्लिट होगी, नहीं होगी, या राहुल के हाथ में कमान रहेगी या प्रियंका के साथ वो कुछ पावर शेयर करेंगे। ये सारी इस पे तय होगा, ऐसा नहीं है। और ये अभी पश्चिम बंगाल चुनाव की अभी ये प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। आपके पास भी आज टाइम कम था, इसलिए जी, 9 बजे मैं प्रोग्राम को समाप्त भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, इतनी संख्या में आप जुटे।
अंत में एक निवेदन है कि अगर आपको चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।